नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूटोपिया स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्राचीन कालीन भारत के इतिहास के टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इनमें हम आगे आने वाले सभी टॉपिक्स पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के माध्यम से के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है पार्ट 2, मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की अवधि को लेकर कई सारे विचारकों में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। बेसिकली इस काल को 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे आसानी से पढ़ने के लिए इसे 2 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पूर्व मध्यकालीन युग जो कि 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक था, और गत मध्यकालीन भारत जो 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की शुरुआत गुप्त वंश के पतन के साथ ही शुरू मानी जाती है। इस समय भारत पर बहुत सारे विदेशी साम्राज्यों ने अपनी हुकूमत जमा रखी थी और उस समय भारत बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, जिसमें कई सारे साम्राज्य अपना शासन चला रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक रहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस समय भारत जो है छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्यों में बटा हुआ था, जैसे पाल साम्राज्य, सैन वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये सभी साम्राज्य भारत में बारी बारी से आए और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आने वाली परीक्षाओं में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस समय का सबसे जो शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य था वह था दक्षिण का चोल वंश। यह जो है दक्षिण भारत के बहुत सारे पार्ट्स में दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे राजपूत वंशों का भी उदय हुआ। भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे राजपूत वंश का उदय हुआ और राजपूत वंश जो है अपने चरम उत्कर्ष पर आकर खड़ा हुआ। इस टॉपिक में हम राजपूत वंश के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या परिवर्तन हुए, यानी कि राजपूत वंश के दौरान जो भारत का समाज था वो किस प्रकार इकट्ठा था और वहाँ पर किस प्रकार की संस्कृतियाँ विकसित हो रही थी। दोस्तों, जिस समय भारत में ये राजपूत वंश का शासन चल रहा था, उसी समय धीरे धीरे जो है दक्षिण एशिया में एक नए धर्म का उदय हो रहा था। जी हाँ, दक्षिण एशिया में इस्लाम का उदय धीरे धीरे होना शुरू हुआ। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहिब ने इस्लाम धर्म के विचारों को अपने सबके सामने रखा। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो है पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ। यानी सबसे पहले जो इस्लाम धर्म था वो दक्षिण एशिया के कुछ पार्ट्स में फैला। दोस्तों, जैसे ही दक्षिण एशिया में इस्लाम का उदय हुआ, उस समय बहुत सारे फारस और अरबों पर जो है तुर्कों की विजय हो गई। यानी तुर्कों ने फारस और अरबों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद इनका ध्यान भारत की ओर गया, क्योंकि भारत उस समय एक बहुत ज़्यादा विकसित देश था। यहाँ पर भारत में बहुत सारे अवसर जो है देखने को मिलते थे, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने जो है भारत की ओर रुख किया। इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए और या फिर अरबों का आक्रमण कौन सा हुआ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो एक मुस्लिम शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 1712 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया और भारत में पहला मुस्लिम विदेशी आक्रमण जो है 1712 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, इसके बाद तो बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, जैसे महमूद गजनी का आक्रमण।
जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और वह भारत से बहुत सारी चीज़ें जो है लूट कर ले गया। दोस्तों, महमूद गजनी के आक्रमण के बाद धीरे धीरे भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय होना शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत का उदय होना शुरू हो गया। सबसे पहले मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, जो कि 1173 ईस्वी में जो है इन्होंने किया। और इसके बाद इनका जो युद्ध हुआ वो लास्ट युद्ध इनका तराइन का युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी जो है सफल हुए। इसके बाद भारत में धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का उदय हो गया और दिल्ली पर जो है मुस्लिम शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना हुई, जो कि 1206 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, गुलाम वंश के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक आते हैं, जैसे कि सबसे पहले शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश के पहले संस्थापक बने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो ज़्यादा नहीं रह पाया और एक गेम खेलते वक्त, यानी कि चौगान गेम खेलते वक्त जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई। इनका जो शासनकाल है वह 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है नए शासक बने। गुलाम वंश के नए जो राजा थे वह इल्तुतमिश बने, जिनका जो साम्राज्य काल है वह 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, गुलाम वंश में फिर तीसरा, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बात पढ़नी है यहाँ पर वह हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में जो है बागडोर संभाली। दोस्तों, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का उदय हुआ। दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जो है गुलाम वंश के बाद हुई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से जो है 1320 ईस्वी तक जो है रहा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की और फिर इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने इनकी मूवी भी देखी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके दामाद थे और इन्होंने खिलजी वंश को आगे बढ़ाया। दोस्तों, खिलजी वंश से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इन सभी को देखते हुए चलेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, खिलजी वंश के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का उदय हुआ, तुगलक वंश का। तुगलक वंश का जो उदय था वो इनका जो संस्थापक माने जाते हैं वह है गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जो कि 8 सितंबर 1320 को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, तुगलक वंश के अंदर कौन कौन से शासक आते हैं। तुगलक वंश के अंदर पहले जो शासक थे वह गयासुद्दीन तुगलक थे। इनके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आए और फिर लास्ट थे फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने ही जो है तुगलक वंश को एक और आगे बढ़ाया और दिल्ली सल्तनत में अपना योगदान दिया। जैसे कि अभी भी आपने देखा कि तुगलक जो वंश था उसका समय काल जो है 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, तुगलक वंश के बाद जो नए वंश का उदय हुआ दिल्ली सल्तनत में वह था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 में जो है की गई। 1414 में दोस्तों तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की गई और यह वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक रहा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 51 है, 51 यानी 51 ईस्वी तक रहा।
इसके जो संस्थापक थे वह खिज्र खां सैयद थे, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। दोस्तों सैयद वंश के बाद जो नया वंश दिल्ली सल्तनत में आया वह था लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना जो है 1491 में ईस्वी में हुई और यह 1526 ईस्वी तक रहा। इसके जो अंतिम शासक थे वह थे इब्राहिम लोदी। इसके बाद धीरे धीरे इब्राहिम लोदी के काल में ही धीरे धीरे भारत पर मंगोलों का आक्रमण शुरू हो गया और दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हुआ और एक एक करके जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो पतन का शिकार होने लगी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के पतन के साथ साथ ही भारत के दक्षिण भाग में विजयनगर साम्राज्य नाम से एक बहुत विशाल साम्राज्य का फल फूल रहा था। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ था जो कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी हो चाहे वह रेलवे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से कवर किया जाता है। दोस्तों अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में। भक्ति आंदोलन का उदय जो है मध्यकालीन इतिहास काल में ही माना जाता है। दोस्तों बेसिकली भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ? भक्ति आंदोलन शुरू होने के कारण थे क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा और बहुत सारे अंधविश्वासों का प्रचलन हो गया था, जिसमें बहुत सारे नए नए विचारकों का उदय हुआ जिन्होंने भक्ति के माध्यम से ईश्वर की जो है पूजा आराधना करने का फैसला किया। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। इनमें मीराबाई, संत कबीर और जैसे बहुत सारे जो है नए नए विचारक थे और गुरु नानक देव जी ने भी अपने विचार दिए और एक नए धर्म यानी सिख धर्म को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत में अलवार व नैनार ये दोनों जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार यहाँ पर हो रहा था। भक्ति आंदोलन के ये तो हिंदू धर्म में था, साथ साथ में भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित हुआ। इसमें बहुत सारे सूफी संत जो कि इस्लाम धर्म से अलग होकर उन्होंने सूफी आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने माना कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी बुराइयां आई हैं जैसे हिंदू धर्म में थी, और इन्होंने भी सूफी आंदोलन के माध्यम से इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। दोस्तों भक्ति आंदोलन के बाद हम आगे बढ़ेंगे मुगल राजवंश के उदय के बारे में। मुगल साम्राज्य का उदय। दोस्तों अभी हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी यानी लोधी वंश में जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मंगोल जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू कर रहे थे और उसी समय जो है बाबर जो कि एक मंगोल थे और उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो है दिल्ली पर दोस्तों मुगल राजवंश का उदय हुआ। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल राजवंश की स्थापना की। मुगल राजवंश में जो है पहला जो शासक थे वह बाबर खुद थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जो शासनकाल था वह 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। इनके बाद जो नए शासक आए वह हुमायूं थे। हुमायूं ने जो है 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक जो है शासन किया। लेकिन दोस्तों ये पूरा एक साथ शासन नहीं हो पाया। इस बीच शेरशाह सूरी जो एक अलग अफगान से शासक थे, उन्होंने जो है 1540 में हुमायूं को हरा दिया और एक विशाल युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं बच निकले। इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक जो है दिल्ली में शासन चलाया। शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी के बाद हुमायूं एक बार फिर से वापस आए और उन्होंने शेरशाह सूरी को एक युद्ध में हराया और एक बार फिर से मुगल राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार हुमायूं का जो कार्यकाल है वह 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक माना जाता है।
दोस्तों शेरशाह सूरी के बाद यानी कि हुमायूं के बाद जो नए शासक बने वे हुमायूं के बेटे अकबर को बनाया गया। अकबर एक विशाल और महानतम शासक माने जाते हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य में अपना योगदान 1556 में स्टार्ट किया। 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल था वह रहा। दोस्तों हमारे एग्ज़ाम्स में मुगल साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई, इन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्था अपनाई और कौन कौन से जो है आर्थिक विचारों को ये लेकर आए, ये सभी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अकबर के शासनकाल के बाद जो है जहांगीर जो है नए शासक बने, जो कि 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासक रहे। इसके बाद शाहजहां को नया शासक बनाया गया। शाहजहां ने जो ये शासनकाल था वह 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक जो चलाया। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि ये मुग़ल साम्राज्य में इतने सारे शासक आए हैं, हम इनको कैसे याद रखेंगे, वो भी क्रम वाइज। तो दोस्तों इसके लिए हम आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी लाएंगे, जिनमें हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से क्रम अनुसार याद रख सकेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो आखिरी शासक थे यानी कि मुग़ल साम्राज्य के जो शक्तिशाली शासकों में जो आखिरी थे वह थे औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य जो है आगे बढ़ा और औरंगजेब का जो शासनकाल था वह 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे मुग़ल शासक आए लेकिन वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वह मुग़ल साम्राज्य को अच्छी तरह संभाल नहीं पाए क्योंकि उस समय भारत में अन्य बहुत सारी ताकतें आ रही थी, नए नए साम्राज्यों का उदय हो रहा था और एक बार फिर से भारत में हिंदू साम्राज्यों का उदय होने लगा। दोस्तों इसके बाद मराठा राज्यों का उत्कृष्ट हुआ और मराठा राज्यों ने अपना जो है शक्ति को दिखाया। इसके बाद धीरे धीरे मुग़ल जो साम्राज्य था वह पतन की ओर आगे बढ़ गया। दोस्तों ये था हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास के टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं आज समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।